नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। 16 अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक, अधिसूचना जारी। झारखंड सरकार की राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 16 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को लेकर सभी विभागों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। झरिया उप डाकघर का पुराना भवन धराशायी, ग्राहक व कर्मचारी बाल बाल बचे। धनबाद के झरिया में उप डाकघर का पुराना भवन शुक्रवार को अचानक तेज आवाज के साथ धराशायी हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय डाकघर में कर्मचारी और कुछ ग्राहक मौजूद थे। संयोग से किसी को चोट नहीं आई। डाकघर के कई महत्वपूर्ण कागजात व खाताधारकों के दस्तावेज मलबे में दब गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि भवन काफी पुराना और जर्जर था, दीवारों में पहले से दरारें पड़ी हुई थीं। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी पोस्ट मास्टर और डाक निरीक्षक संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने कहा कि यदि यह घटना कामकाज के पीक आवर में हुई होती तो जानमाल की बड़ी क्षति हो सकती थी। मिली जानकारी के अनुसार मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। दबे दस्तावेजों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से स्थानीय ग्राहकों और आसपास के लोगों में भय और असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। उन्होंने डाक विभाग से उप डाकघर को जल्द किसी सुरक्षित भवन में स्थानांतरित करने की मांग की है। सेना जमीन घोटाले मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद अब छवि रंजन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। छवि रंजन को ईडी ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से भी न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची के कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 6 अगस्त को छवि रंजन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। दोनों अदालतों से याचिका खारिज होने के बाद लैंड स्कैम के आरोपी व रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने अपनी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है। छवि रंजन को जिस मामले में बेल मिली है वो रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा केस है। इस केस में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को आरोपी बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का औचक निरीक्षण, बिना बिल दवा बेचने पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत के बाद झारखंड सरकार अलर्ट हो गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज रांची के एल्बर्ट एक्का चौक स्थित जय हिंद फार्मा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने करीब 20 खांसी के सिरप समेत कई अन्य दवाओं को जांच के लिए जब्त किया। स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से पूछता हूं कि जिन बच्चों की मौत हुई उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि झारखंड में इस तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। यदि जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी मेडिकल दुकानों को बिना बिल दवा देने से सख्ती से मना किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त रुख अपनाएगा। जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हूटर बजते ही मची अफरा तफरी, ट्रेन हादसा में राहत व बचाव के लिए हुआ मॉक ड्रिल। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित यार्ड में शुक्रवार को हूटर बजते ही अफरा तफरी मच गई और रेल कर्मी व एनडीआरएफ की टीम यार्ड की ओर दौड़ी। दरअसल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित यार्ड में मॉक ड्रिल किया गया, जहां रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया, मंडल अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एसके मिश्र सहित रेलवे विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान रेलवे की ओर से चक्रधरपुर यार्ड में एक ट्रेन की दुर्घटना और ट्रेन के 2 बोगी क्षतिग्रस्त होने एवं इसकी सूचना पाकर दुर्घटना सूचक सायरन बजाने के बाद रेलवे के डीआरएम राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट जाने का दृश्य प्रदर्शन किया।
होटल बजने के बाद थोड़ी देर में ही चक्रधरपुर रेल मंडल की डीआरएम तरुण होरिया, मंडल अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एसके मिश्र के अलावे विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान सभी ने राहत व बचाव को लेकर तत्परता दिखाई। एनडीआरएफ 9वीं बटालियन की टीम और रेलवे के विभिन्न विभागों का राहत व बचाव कार्य के जिम्मेदारी के साथ संपन्न करने का प्रशिक्षण सह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रेलवे के विभिन्न विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावे आरपीएफ, संत जॉन्स एम्बुलेंस सेवा, स्काउट एंड गाइड्स की टीम ने भी बखूबी अपना प्रदर्शन किया, जिसकी डीआरएम तरुण हुरिया ने सराहना की। वहीं मॉक ड्रिल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर। झारखंड सरकार द्वारा जारी माध्यमिक आचार्य कक्षा 9 से 12 प्राचार्य एवं अशैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 तथा विज्ञापन संख्या 2/2025 माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ये रिट याचिका संगीता कुमारी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 9 से 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पदों का अवैध रूप से विलय कर दिया है और सभी के लिए स्नातकोत्तर योग्यता को अनिवार्य बना दिया है। ये निर्णय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के 12 नवंबर 2014 और 13 अक्टूबर 2021 के विनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। एनसीटीई विनियमों के अनुसार कक्षा 9 से 10 के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा कक्षा 11 से 12 के लिए स्नातकोत्तर निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार का ये कदम हजारों स्नातक अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन करता है। याचिका में माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियम 2025 की धारा 9 एवं विज्ञापन संख्या 2/2025 की धारा 4 को असंवैधानिक और शून्य घोषित करने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त अदालत से ये अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार को एनसीटीई विनियमों के अनुरूप नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए। अंतरिम राहत के रूप में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि विज्ञापन संख्या 2/2025 के तहत जारी भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया जाए या प्रभावित अभ्यर्थियों को प्रोविजनल आवेदन एवं चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए। ये मामला वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के विचाराधीन है और इसका निर्णय राज्य के हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। भारतीय सेना में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, TES 55 के लिए निकली वैकेंसी। जो युवा देश सेवा का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये एक शानदार मौका है भारतीय सेना का हिस्सा बनने का। भारतीय सेना ने 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना TES के तहत जुलाई 2026 बैच के लिए TES 55 एंट्री पोस्ट की भर्ती के लिए एक संक्षिप्त अधिसूचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 90 पदों पर चयन किया जाएगा। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 14 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि किसी भी अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये भर्ती 10+2 विज्ञान वर्ग, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित के छात्रों के लिए है जो सेना में टेक्निकल ऑफिसर बनने की इच्छा रखते हैं। विस्तृत अधिसूचना, पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण की अवधि एवं अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवारों को भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। आधिकारिक वेबसाइट इस प्रकार है: www.joinindianarmy.nic.in। लातेहार में जंगली हाथियों का उत्पात, खेतों में लगी फसलों को रौंदा और कई घरों को किया ध्वस्त। लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है। जिले के बालूमाथ वन क्षेत्र में जंगली हाथियों ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। गुरुवार की रात जंगली हाथियों का झुंड बालूमाथ थाना क्षेत्र के नगड़ा गांव पहुंच गया। इस दौरान हाथियों ने लगभग 1 दर्जन किसानों के खेतों में लगी फसलों को रौंद डाला। साथ ही एक किसान के बैल को भी कुचलकर मार डाला। हाथियों ने एक ग्रामीण के मुर्गी फार्म को भी तोड़ दिया। पिछले कई दिनों से लगातार हाथियों के आतंक से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। हालांकि वन विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि विभाग के द्वारा हाथियों को सुरक्षित जंगल में भगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। दरअसल गुरुवार की रात बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत नगड़ा गांव में लगभग 15 से 16 की संख्या में जंगली हाथी पिछले कई दिनों से गांव में प्रवेश कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीती रात तो हाथियों ने कई एकड़ में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है, जबकि ग्रामीण की मुर्गी फार्म और एक बैल को भी मार डाला।
वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के द्वारा हाथियों को भगाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है। इसी कारण जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार की रात उन्होंने पटाखे जलाकर और मशाल जलाकर हाथियों को किसी तरह गांव से भगाया, लेकिन हाथियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। गढ़वा में सरकारी अनाज का घोटाला, एसएफसी गोदाम से 9,000 क्विंटल चावल गेहूं गायब, डीसी ने शुरू की कार्रवाई। झारखंड ने गढ़वा जिले में एक बार फिर करोड़ों रुपए का अनाज घोटाला हुआ है। केतार प्रखंड के एसएफसी गोदाम से 3 करोड़ मूल्य का 9,000 क्विंटल अनाज गायब हो गया है। मामले में डीसी दिनेश यादव ने प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिया है। दरअसल गढ़वा के केतार प्रखंड स्थित 250 मीट्रिक टन क्षमता वाले एसएफसी गोदाम से 9,000 क्विंटल अनाज पीडीएस लाभुकों और आदिवासियों के बीच वितरण करने के लिए रखा गया था, लेकिन अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचा और बीच रास्ते में ही गायब हो गया। गोदाम से अनाज गायब होने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला उजागर तब हुआ जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने गोदाम में रखे 9,000 क्विंटल के स्टॉक को दूसरे गोदाम में शिफ्ट करने का निर्देश दिया, जिस पर गोदाम मैनेजर ने अनाज नहीं होने की बात बताई। इसके बाद हड़कंप मच गया। जब विधिवत स्टॉक की जांच की गई तो 27 ट्रक चावल और गेहूं कम पाया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने तत्काल इसकी जानकारी गढ़वा डीसी को दी, जिसके बाद डीसी ने गोदाम मैनेजर को निलंबित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है और 3 मिलर्स को शोकॉज किया है। डीसी ने कहा कि ये गंभीर मामला है, मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। गढ़वा के केतार प्रखंड से इतनी भारी मात्रा में अनाज गायब होने की सूचना पर स्थानीय लोग सख्ते में हैं। लोगों का कहना है कि विभाग में शामिल पदाधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं। आखिर हम लोगों को मिलने वाला अनाज कहाँ गया? एक डीलर ने तो ये तक कहा कि हमें अनाज मिला ही नहीं है। वहीं मामले में विपक्षी पार्टी भाजपा के नेता का कहना है कि इस जिले की नियति बन गई है घोटाले की। चाईबासा में 3 शिक्षकों पर गिरी गाज, 40 लाख की अवैध वसूली में बुरे फंसे शिक्षक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में शिक्षकों से लाखों रुपए की अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। उपायुक्त चंदन कुमार के आदेश पर 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है, जिसमें कुछ और नामों के सामने आने की संभावना है। निलंबित शिक्षकों में राकेश महतो मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय चक्रधरपुर, प्रदीप फेडरिक मिंट +2 उच्च विद्यालय गोइलकेरा और आलोक मुंडू +2 उच्च विद्यालय कुल्डा बंदगांव शामिल हैं। मामला स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित है। आरोप है कि 5 शिक्षकों ने बकाया वेतन भुगतान कराने के नाम पर अन्य शिक्षकों से 35 से 40 लाख रुपए तक की राशि अवैध रूप से वसूली थी। ये रकम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और नकद के जरिए ली गई थी। इस मामले में शिक्षकों के एक समूह ने जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि वेतन दिलाने के नाम पर बड़ी रकम वसूली गई, लेकिन न तो वेतन मिला और न ही रकम वापस की गई। डीईओ की कार्यवाही के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोपो ने बताया कि जांच में प्रारंभिक तौर पर 3 शिक्षकों की संलिप्तता सामने आई है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और विभागीय जांच जारी है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पद पर हो। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पत्नी के खाते में ट्रांसफर हुई रकम की जांच में खुलासा हुआ है कि शिक्षक आलोक आनंद मुंडू ने वसूली गई राशि अपनी पत्नी अमिता आइंद के बैंक खाते में जमा की थी। विभाग ने अब उनसे और उनकी पत्नी से 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट मांगे हैं। वहीं प्रदीप फेडरिक मिंच से भी उनके सभी बैंक खातों का विवरण तलब किया गया है। विभाग ने दोनों शिक्षकों को चेतावनी दी है कि यदि जांच में दोष सिद्ध हुआ तो सेवा समाप्ति सहित सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, कार से मिले 16 लाख से अधिक नकद। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड पुलिस भी अलर्ट पर है। इसी कड़ी में हजारीबाग जिले के चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाहा स्थित झारखंड बिहार चेकपोस्ट के पास गुरुवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 16 लाख से अधिक नकद बरामद किए गए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस भी कड़ी नजर बनाए हुए है। इसी बीच गुरुवार रात को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार वाहन को रोका। इस दौरान वाहन सवार व्यक्ति के पास से एक सूटकेस में 16,50,000 रुपए नकद मिले।
कार सवार व्यक्ति दक्षिणी दिल्ली का रहने वाला है। थाना प्रभारी ने बताया कि व्यक्ति ने बरामद राशि से संबंधित कोई भी कागजात पेश नहीं किए, जिसके कारण पदाधिकारियों ने जब्ती सूची बनाकर उक्त व्यक्ति सहित पैसे को जब्त कर लिए हैं और आगे की जांच जारी है। इस छापेमारी में अंचलाधिकारी संजय यादव, सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह, चौपारण थाना प्रभारी उप निरीक्षक राजकुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर बादल कुमार महतो सहित अन्य जवान शामिल थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का हाल, झारखंड में 608 सड़कों का निर्माण बाकी, 60 काम अवार्ड ही नहीं। झारखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब तक राज्य भर में 608 सड़कों का निर्माण कार्य बाकी है। 60 सड़कों का अवार्ड नहीं हुआ है। झारखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 8,451 सड़कों का निर्माण किया जाना है। इसके एवज में अब तक 7,843 सड़कों का ही निर्माण हो पाया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत झारखंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिर्फ 6% ही सड़क का निर्माण हो पाया है। इस वित्तीय वर्ष में 3,152 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है, जिसमें अब तक 180 किलोमीटर ही सड़क का निर्माण पूरा हो पाया है। 353 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 303 सड़कों का निर्माण किया जाना है। इसमें से 243 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। 60 सड़क का निर्माण कार्य बाकी है। एक सड़क का काम अब तक अवार्ड नहीं हुआ है। वहीं पीएम जनमन योजना के तहत 300 सड़कों का निर्माण होना था। इसमें से सभी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। पिछले 4 वित्तीय वर्ष में 10,060 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना था। इसमें 6,898 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो पाया है। 3,162 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। रांची जेल में बड़ी कार्रवाई, अवधेश सिंह सहित कई पर गिरी गाज, 2 बर्खास्त। रांची जिला के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद 8 जेल कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करवाने के नाम पर पैसे उगाही करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। इस बार चर्चित अवधेश सिंह को भी जेल आईजी के द्वारा निलंबित किया गया है। जेल में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। हजारीबाग जेल के आधा दर्जन कर्मियों को सस्पेंड करने और एक को जेल भेजने के बाद अब रांची जेल में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के 8 कर्मियों के खिलाफ जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने आने वाले मुलाकातियों से पैसे लेने के आरोप में ये पूरी कार्रवाई की गई। इस मामले में जेल अधीक्षक और सहायक जेलर को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। वहीं चीफ हेड वार्डन अवधेश कुमार और रिजर्व हेड वार्डन विनोद कुमार मॉनिटरिंग में लापरवाही के आरोप में निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। जेल क्लर्क प्रमिला कुमारी कैदियों की चिट्ठी दबाने और लापरवाही के आरोप में, निरिल टोपो मुलाकातियों से गड़बड़ी के आरोप में निलंबित किया गया है। वहीं संविदा पर कार्यरत 2 पूर्व सैनिकों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। झारखंड के जेल आईडी सुदर्शन मंडल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच करवाई गई थी। जांच में जो लोग भी दोषी मिले हैं, सब पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि जेल में मुलाकातियों से पैसे लेने के मामले का सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी। जांच टीम ने अपनी पूरी रिपोर्ट आईजी को सौंपी, जिसके बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। पूरे कार्रवाई में सबसे चर्चित नाम अवधेश सिंह का है। हेड वार्डन अवधेश सिंह रांची जेल का चर्चित नाम है। एक मामले में अवधेश सिंह को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भी जारी किया था। 3 साल बाद रांची में अंतर्राष्ट्रीय वनडे का रोमांच, 30 नवंबर को भिड़ेंगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें। झारखंड की राजधानी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रोमांच से सराबोर होने वाली है। लगभग 3 साल के लंबे अंतराल के बाद रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में वनडे मुकाबला आयोजित किया जा रहा है। ये मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होगा, जो 30 नवंबर 2025 को खेला जाएगा। ये मुकाबला झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह का बड़ा मौका लेकर आया है। पिछली बार अक्टूबर 2022 में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें इसी मैदान पर आमने सामने आई थीं, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर वही इतिहास दोहराने के लिए टीम इंडिया तैयार है। भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज के तहत दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर और तीसरा 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इस दौरे में तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 के मैच शामिल हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी JSCA के अधिकारियों ने बताया कि ये मैच रांची के लिए गर्व का क्षण है। इसके साथ ही ये भी संकेत दिया कि जनवरी 2026 में भारत दौरे पर आने वाली न्यूजीलैंड टीम के कार्यक्रम में भी रांची को एक और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला मिलने की संभावना है।
भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबले के लिए टिकट बिक्री की प्रक्रिया मैच से 5 दिन पहले शुरू होगी। दर्शक स्टेडियम के वेस्ट गेट के पास स्थित टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकेंगे। फिलहाल ऑनलाइन टिकट बिक्री को लेकर जेएससीए ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। पिछली प्रतियोगिताओं की तरह इस बार भी टिकट बिक्री सुरक्षा व्यवस्था और दर्शकों की सुविधा के लिए समान प्रणाली लागू रहेगी। स्टेडियम प्रबंधन ने बताया कि पिच, ग्राउंड स्टाफ और आउटफील्ड का काम पूरा कर लिया गया है। मैदान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है। स्टेडियम के आसपास पार्किंग, सुरक्षा जांच और एंट्री गेटों पर भीड़ प्रबंधन के लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। रांची और देवघर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भारी उछाल। राज्य का हवाई सेक्टर इन दिनों उड़ान भर रहा है। रांची और देवघर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है और सुविधाएं भी। 2001 में रांची से सिर्फ एक उड़ान हुआ करती थी, जो आज प्रतिदिन 60 से ज्यादा की संख्या में पहुंच चुकी है। रांची एयरपोर्ट पर प्रतिवर्ष 23 लाख यात्री आवाजाही कर रहे हैं, जबकि नए बने देवघर एयरपोर्ट पर सालाना ये संख्या 2,80,000 की है। हाल ही में सुरक्षा मानकों पर किए गए एक सर्वे में रांची ने 4.98 का स्कोर किया है, जबकि पिछले साल ये 4.68 था। देश के लगभग सभी हिस्सों के लिए झारखंड से हवाई सेवा उपलब्ध है। हालांकि झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में केंद्र सरकार से चेन्नई, जयपुर और पंजाब के शहरों के लिए हवाई सेवा बढ़ाने की मांग की है। टूरिस्ट सीजन में गोवा के लिए रांची और देवघर से सीधी फ्लाइट चलाने की मांग की गई है। राज्य सरकार ने धालभूमगढ़ में ग्रीन बेल्ट एयरपोर्ट के लिए आरंभिक प्रक्रिया चलाई है। जमशेदपुर से निजी कंपनियों द्वारा कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए हवाई सेवा दी जा रही है। दुमका, बोकारो और हजारीबाग में यात्री सेवा प्रारंभ करने के लिए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से संपर्क किया गया है। इससे राज्य में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और यात्रियों को कम समय में आवाजाही की सुविधा मिलेगी। रांची से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और तिरुपति के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। धनतेरस से पहले सोने का झटका, नई कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश। धनतेरस से ठीक पहले जमशेदपुर के सराफा बाजार में सोने की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। त्योहारों के मौसम में आई इस अप्रत्याशित तेजी ने खरीदारी की योजना बना रहे आम लोगों को गहरे असमंजस में डाल दिया है। कीमतें बढ़ने से बाजार में ग्राहकों की चहल पहल तो है, लेकिन बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ गई है। शहर के जाने माने वित्त विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तव बताते हैं, इस अभूतपूर्व तेजी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण प्रमुख हैं। रूस, यूक्रेन और मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे विकल्पों से अपना पैसा निकालकर सोने में लगा रहे हैं, जिसे सबसे सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन माना जाता है। इसके अतिरिक्त दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए की जा रही सोने की भारी खरीदारी ने भी वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ रहा है, जहां कीमतें लगातार नए शिखर छू रही हैं। शहर के बाजारों में इस तेजी का असर साफ दिख रहा है। कुछ ग्राहक इस डर से खरीदारी कर रहे हैं कि कीमतें और न बढ़ जाएं, तो वहीं एक बड़ा वर्ग कीमतों के घटने का इंतजार कर रहा है। शादी विवाह की जरूरतों के लिए खरीदारी करने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि उनका बजट गड़बड़ा गया है। इस स्थिति पर वित्त विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तव बताते हैं कि सोने की ये तेजी अप्रत्याशित नहीं है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय हालात स्थिर नहीं होते, सोने की चमक बनी रहेगी। उन्होंने इसे महंगाई के दौर में सबसे सुरक्षित और लाभकारी निवेश बताते हुए कहा कि ये अब केवल आभूषण नहीं, बल्कि एक आर्थिक सुरक्षा कवच बन चुका है, जिसे हर किसी को अपने निवेश का हिस्सा बनाना चाहिए। राहुल दुबे गैंग के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 अपराधी घायल, भारी मात्रा में हथियार बरामद। राज्य की राजधानी रांची के रातू इलाके में पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से हुई गोलीबारी में राहुल दुबे गिरोह के 2 कुख्यात अपराधी घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 2 अपराधियों को पुलिस की टीम ने खदेड़कर धर दबोच लिया है। रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि अपराधियों के जमा होने की सूचना पर पुलिस की टीम ठाकुर गांव, खलारी और रातू थाना क्षेत्र के सीमा पर पहुंची थी। पुलिस को देखकर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों को गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में ही गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं 2 अपराधियों को पुलिस ने खदेड़कर गिरफ्तार किया है।
एनकाउंटर के बाद सर्च अभियान के दौरान रांची पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। मौके से 8 बेहतरीन पिस्टल, दर्जनों कारतूस बरामद किए गए हैं। पूरे मामले में अभी भी तफ्तीश जारी है। मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है ताकि हथियारों की विधिवत जब्ती की जा सके। जिन अपराधियों को गोली लगी है उनकी पहचान कुख्यात साजन अंसारी और अमित गुप्ता के रूप में हुई है। दोनों राहुल दुबे गैंग के लिए काम किया करते थे। वहीं अन्य गिरफ्तार 2 अपराधियों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद राहुल दुबे ही गैंग की कमान संभाल रहा है। हाल के दिनों में रांची के कोयलांचल इलाके से इस गैंग को रंगदारी की रकम मिलनी बंद हो गई थी। दहशत फैलाने और दोबारा खौफ कायम करने के लिए ही राहुल दुबे के निर्देश पर गिरोह के 1 दर्जन सदस्य दर्जन भर हथियारों के साथ खलारी के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस को अपराधियों के मूवमेंट की सूचना मिल गई, जिसके बाद 4 थानों की टीम ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में कार्रवाई की। ठाकुरगांव रातू थाने की सीमा पर अपराधी और पुलिस आमने सामने हो गए। पुलिस को देखकर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 अपराधियों को गोली लगी। पुलिस को भारी पड़ता देख अपराधी खेत की तरफ फरार होने लगे, जिसमें से 2 को दौड़ाकर गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 अपराधी गोली लगने से घायल होने के बाद पकड़े गए। तमिलनाडु की एक कंपनी में बंधक झारखंड की 2 बच्चियों की सकुशल हुई वापसी, सीएम के संज्ञान लेने पर हरकत में आया सिस्टम। तमिलनाडु की एक कंपनी द्वारा बंधक बनाई गई पूर्वी सिंहभूम की 2 लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के संज्ञान लेने के बाद जमशेदपुर पुलिस की पहल से संभव हो पाया है। इस मामले को पोटका के झामुमो विधायक संजीव सरदार ने उठाया था। उन्होंने एक्स पर सीएम हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और जमशेदपुर पुलिस को टैग कर 2 बच्चियों की सकुशल वापसी का आग्रह किया था। पूर्वी सिंहभूम के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के बायंग बिल निवासी कृष्णा जोंको ने उपायुक्त को आवेदन दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी और भांजी को तमिलनाडु में एक कंपनी ने जबरन बंधक बनाकर रखा है। कंपनी का पता कोयम्बटूर के कोलुपलायम अरासुर स्थित क्वांटम नेट्स अ यूनिट ऑफ केपीआर मिल लिमिटेड बताया गया था। उन्होंने कहा कि एक रिश्तेदार ने दोनों बच्चियों को नौकरी दिलाने के लिए 22 जुलाई को उस कंपनी में ले गया था। दोनों बच्चियों ने वहां कुछ दिन काम भी किया, लेकिन जब नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई तो बंद कर बनाकर रख लिया गया। बच्चियां घर लौटना चाह रही थीं, लेकिन कंपनी प्रबंधन ऐसा नहीं करने दे रहा था। इस खबर की जानकारी मिलते ही सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस और माइग्रेंट सेल को टैग करते हुए मामले में तुरंत संज्ञान लेकर बच्चियों की सकुशल वापसी और उनके पुनर्वास के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। सीएम का निर्देश मिलते ही जमशेदपुर पुलिस हरकत में आ गई। तुरंत एक टीम गठित कर तमिलनाडु भेजा गया। वहां से टीम से बच्चियों को सकुशल वापसी सुनिश्चित की और परिजनों को सुंदरनगर थाना बुलाकर बच्चियों को सुपुर्द कर दिया। गुमला में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता रथ रवाना, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 10 अक्टूबर शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति और जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहने और इसके महत्व को समझने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धनंजय सुमरई ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने के लिए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खुलकर बात करनी चाहिए और एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।